कोई आपका पजामा उतार के ले गया और आपको मोदी जी कन्विंस कर सकते हैं कि इससे बेहतर चीज़ तुम्हारे साथ ज़िंदगी में हो ही नहीं सकती थी, अरे तुम तो इतने मतलब सौभाग्यशाली हो, गर्व करो। 24 के चुनाव का मैं तो चाहता हूँ सबसे बड़े जो मुद्दे बने उनमें से एक एमएसपी का मुद्दा बना कि राहुल जितना सिंसियर पॉलिटिशियन मैंने कोई नहीं देखा। आदमी सीधा है, 2 नंबर की बात नहीं करता। बीजेपी जाति की राजनीति नहीं करती, बाकी सब करते हैं। अरे सबसे घटिया जाति की राजनीति ये करते हैं। ये 35-1 क्या है? कल को अगर ये हो जाए ना कि काबा का करने से अरविंद केजरीवाल को वोट मिलेगा, तो उसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहेंगे पूरा दुनिया का बहुत पवित्र स्थल काबा है, कल से हमारे नोट पे वो होना चाहिए। सर जय बजरंग बली करे तो इसमें क्या बुराई है? सारे देश को, सबको बहुत देश आस्था वाले करते हैं। हमारे इलाके में तो आज भी सुबह मिलते हैं, शाम को मिलते हैं, राम राम ही करते हैं। ये देश हिंदू पाकिस्तान नहीं है। पहले इंटरव्यू के अंदर मैं आपको आराम से यहाँ बैठ के घोषणा कर सकता हूँ, मुझे 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना है। दोस्तों सादर अभिवादन, मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। साक्षात्कार की कड़ी में आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वराज इंडिया व स्वराज अभियान के संस्थापक सदस्यों में से एक, किसान नेता और हमारे लिए तो पहचान जो है बचपन से लेकर के अब तक सुनते आए हैं, देखते आए हैं। संपूर्ण क्रांति का जो नारा इनके फादर साहब ने देखा था, उससे जुड़े हुए योगेंद्र यादव, आज इनका मैं एनजेपी के स्टूडियो में अभिनंदन करता हूं। और आज की विशेष बात ये है कि ये इस स्टूडियो में पहला साक्षात्कार हो रहा है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। न्यूज़ फॉर जस्टिस एंड पैरिटी, एनजेपी इंडिया का ये जो टैगलाइन है, हम इसे लेकर के चल रहे हैं। तो न्यूज़ फॉर जस्टिस एंड पैरिटी के स्टूडियो में ये पहला साक्षात्कार आज हम कर रहे हैं। साक्षात्कार तो बहुत हो चुके, लेकिन इस स्टूडियो में ये पहला साक्षात्कार है। तो आप हमारे आज खास मेहमान हैं, पहले मेहमान है इस स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एनजेपी की ओर से। आप आए, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई के साथ साथ साधुवाद, अभिनंदन, और वो इसलिए कि आपने 2 शब्द चुने हैं जो मेरे बहुत प्रिय शब्द हैं, जस्टिस और पैरिटी, मतलब न्याय और समता। दोनों हमारे संविधान के शब्द हैं और वो शब्द जो कि आज गुम हो गए हैं। आज मीडिया, माफ़ कीजिएगा, सिर्फ पैसे के लिए चलता है। आज ये सिर्फ दुकान बन गया है पैसा कमाने की। इस वक्त में यदि हम न्याय और समता को याद रखें, नहीं तो आजकल न्यूज़ फॉर मनी है बेसिकली। ऐसे में न्यूज़ फॉर जस्टिस और पैरिटी आपने शुरू किया और मैं यही कामना कर सकता हूँ कि ये 2 शब्द एक तरह से वो रोशनी रहे जिसकी रोशनी में हम सब कर सकें। और ये मेरे इलाके में हुआ, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो सिर्फ शुभकामनाएं नहीं, आपको मेरी तरफ से साधुवाद। धन्यवाद आपका। अभी हम गंभीर चर्चा तो करनी है आपसे, गंभीर चर्चा के लिए आज आप मौजूद हैं, लेकिन पहले हल्का फुल्का जो है आपके बचपन का, आपकी स्कूलिंग का, आपके सहारनवास का, उस गांव के स्कूल का, वो जहां योगेंद्र यादव पले बढ़े, बचपन बीता और यहाँ से आगे का सफ़र शुरू हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा पहले बताएं आप। महेश जी, मैं हूँ इस इलाके से, लेकिन मेरा बचपन और परवरिश यहाँ नहीं हुई। मेरा गांव, जैसा आप जानते हैं, यहाँ सहारनवास है, रेवाड़ी के पास। दरअसल मूल गांव सहारनवास भी नहीं है। मेरे परदादा जी नारनौल के पास मांदी है, मांदी से आए थे। तो गांव मेरा सहारनवास है, ख़ानदान यहीं का है। मेरे परदादा जी सोहन लाल जी, वो शायद इस इलाके में जो बहुत पहले लोग थे जिन्होंने बीए किया था। 19वीं सदी में 1890 के करीब उन्होंने बीए कर लिया था। जी जी। फिर मेरे दादाजी राम सिंह जी और पिताजी देवेंद्र जी। मेरी माँ यहाँ वैसे नांगल पठानी की हैं, और गुड़गांव में ये जो राव गजराज सिंह जी का परिवार है, वहाँ से मेरी माँ रही हैं। तो दोनों नहीं है। मेरा बचपन दरअसल यहाँ नहीं बीता, और इसीलिए मेरी भाषा के बारे में लोग कहते हैं तो पता ही नहीं लगता तुम हरियाणा से हो। जी जी। तो कारण ये है कि मेरा बचपन यहाँ बीता ही नहीं। तो थोड़ा सा आज बचपन के बारे में बताएं, कहाँ बीता?
मैं मेरी पैदाइश वैसे गुड़गांव की है, सिविल हॉस्पिटल की। जी। ये वाला गुड़गांव नहीं जो आज देखते जी, हैं, जी, वो जी, जी। छोटा सा गुड़गांव हुआ जी, करता जी, था उन जी, दिनों। जी, मेरे जी। मामा जी वहाँ रहते थे, तो मेरी पैदाइश गुड़गांव की है। तब रेवाड़ी और बड़ा था, गुड़गांव छोटा था। जी, जी, जी। सन 1900 में, आप ये रेवाड़ी वालों को सबको मैं कहता हूँ, आप कभी इसके आंकड़े दिखाना। मैंने सन देखा है जो 1901 गुड़गांव के, छोटा था, मैं लिखा है इस जी, पे कई बार। और उस समय रोहतक कितना था, उस समय सोनीपत कितना था, सब हरियाणा के शहरों को देख के आप बताना आज रेवाड़ी कहाँ है और वो कहाँ है, इसकी तुलना कभी करनी चाहिए, वो अलग बात है। बहुत पीछे है उस मेरा तुलना में। बचपन का जो गुड़गांव, तो वहाँ पे मामा जी का घर था, तो मेरी पैदाइश गुड़गांव की है। लेकिन हमारी परवरिश जो हुई सारी राजस्थान में हुई। जी, राजस्थान का छोटा सा शहर है श्रीगंगानगर, अब तो जी। डिस्ट्रिक्ट टाउन बन गया, रेवाड़ी से बड़ा हो गया है। और वहाँ पे पिताजी नौकरी करते थे। पिताजी की पढ़ाई हुई मैं यहाँ। बीच में बात काट रहा जी, हूँ, जी। जब पिताजी की पुस्तक का विमोचन हुआ था हाँ, तब गंगानगर से बहुत सारे साथी आए थे जी, मेरे जी, ख्याल से। क्योंकि जी, जी। सारा हमारा जो बचपन पैदा, मतलब माता पिता का पूरा प्रोफेशनल लाइफ जी। वो गंगानगर में बीता। वहाँ की संस्था थी खालसा स्कूल, और वहाँ उस ज़माने में इस तरह के लोग थे कि वैसे संस्था खालसा थी, उसकी संस्था थी, लेकिन वहाँ के प्रिंसिपल ने तय कर रखा था कि मैं खाली सिखों को अपॉइंट नहीं करूँगा, जो सबसे योग्य व्यक्ति मिलेगा उसको करूँगा। और पिताजी किस्सा बताते हैं कि वो गए थे, उनकी इंटरव्यू के लिए गए, अखबार में विज्ञापन आया, इंटरव्यू के लिए गए। इंटरव्यू के लिए इसलिए गए कि चिट्ठी में लिखा गया था कि आपको आने जाने का किराया दिया जाएगा। अच्छा, इसलिए तो ठीक चले है, गए। आने जाने का किराया मिलेगा, तो कैसे चले गए। चले तो गए, और वहाँ पे वो बताते हैं कि उनके पास उतने पैसे थे, कोई 50 पैसे थे, कि या तो शेव बनवा लें या नाश्ता कर लें। तो उन्होंने कहा इंटरव्यू है, शेव बनवा के जाते हैं। तो वो करके गए। मैथमेटिक्स में बहुत स्मार्ट थे पिताजी, तो नौकरी मिल गई उनको। और उसके बाद 1987 में वो रिटायर हुए। जी, तब तक वो वहीं रहे। तो मेरा बचपन का शहर दरअसल रेवाड़ी नहीं है। जी, जी। मेरे बचपन का शहर श्रीगंगानगर है। जी, जी। वहीं पे मेरी पढ़ाई हुई, वहीं पे, तो वहीं हमारा घर था, जी। विनोबा बस्ती में। जी। वहीं हमारी स्कूलिंग हुई, मेरा तो कॉलेज भी वहीं का है। पिताजी को चूँकि गांव से बहुत लगाव था, तो जिस दिन गर्मी की छुट्टी शुरू होती, उस दिन बांध के सामान, उन दिनों तो बड़े बड़े होलडॉल हुआ करते थे, सारनवास आ जाते। फिर उस दिन सारनवास आ जाते थे, और पूरी गर्मी की छुट्टी सारनवास में। और फिर जब जिस दिन कॉलेज स्कूल खुलना हुआ, उससे 2 दिन पहले वापस पहुंच जाते थे गंगानगर। लेकिन गांव से रिश्ता उन्होंने कभी नहीं टूटने दिया। और जिस दिन रिटायर हुए 1987 में, अगले दिन अपनी गंगानगर की प्रॉपर्टी बेच दी। लोग शहर से छोड़ के गांव से शहर आते हैं, वो शहर छोड़ के गांव गए, गाँव आए। तो उनके चलते गांव से रिश्ता रहा। मेरी शिक्षा पूरी गंगानगर में हुई, बीए वहीं पे किया। फिर अच्छे नंबर आ गए थे, तो इसलिए पिताजी ने कहा कि दिल्ली में अप्लाई करो। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एडमिशन हो गया। तो फिर मैंने एमए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से की। एमए होते होते विश्वविद्यालय बंद हो गया 1 साल के लिए, हमारी वजह से। हमने आंदोलन किया था वहाँ। तो फिर 83 में मैं, चूँकि मेरे को उस ज़मानों में एक स्कॉलरशिप मिला करता था, NTS। वो स्कॉलरशिप की शर्त थी कि आप एक भी साल ब्रेक नहीं कर सकते पढ़ाई में। तो फिर मैंने 83 में ढूंढा कहाँ जाऊँ, अब यूनिवर्सिटी तो बंद हो गई। तो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में एडमिशन मिला, तो फिर मैंने वहीं से एमफिल किया। और जब तक एमफिल किया, वहीं मुझे उसी विश्वविद्यालय में पढ़ाने का मौका मिल गया। तो 22 साल की उम्र में मैंने विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिया, जबकि क्लास के बच्चों की उम्र 25 साल थी जिनको मैं पढ़ा रहा था। पहला कोर्स मैंने जो पढ़ाया वो एमफिल का था। वो पढ़ाया तो एमफिल को मैंने पढ़ाया, तो बच्चे 25 साल के थे, मैं 22 साल का प्रोफेसर था। तो वहाँ से शुरू हुआ। तो फादर साहब जब आप आ गए थे गांव, उससे पहले भी जो, जैसा मैं जानता हूँ प्रोफेसर देवेंद्र सिंह यादव को, उनका मंच का नाम संपूर्ण क्रांति मंच था शायद। जी जी जी, बिल्कुल। तो संपूर्ण क्रांति मंच का उन्होंने गठन किया था। गांव, गरीब, खेती, किसानी, वो इनकी बात करते थे। जो आपका जो पढ़ाई के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ जो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में रुझान बढ़ा, क्या उसके पीछे पिता के उस संगठन का योगदान, संपूर्ण क्रांति मंच का योगदान है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ उसमें कहाँ पिताजी तक। का बहुत ज़्यादा योगदान है, संगठन का तो है ही, पिताजी का अपना योगदान बहुत था, उनके व्यक्तित्व का बहुत असर पड़ा। पिताजी पे गांधी विचार का बहुत असर था, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, इनका बहुत असर था। और वो हमारा अजीब सा घर था सब,
नीचे वहाँ भैंस पलती थी घर में, शहर में रहते थे लेकिन घर में भैंस थी। तो खाना पीना एकदम देहाती, रहना सहना देहाती, लेकिन किताबें वहाँ मार्क्स भी, गांधी भी, वियतनाम और सार्त्र और फिलॉसफी और ये सब। तो एक ही घर में दोनों चीज़ें चला करती थी। और पिताजी का बहुत मतलब बिल्कुल दूसरी तरह के आदमी थे। आप तो मिले हैं। उनको कोई पैसे से कोई संबंध नहीं था। उनके बेटा बेटी जीवन में सफल हुए विफल हुए उनसे कोई मतलब नहीं था। और उन्होंने अपने जीवन पे अपने बच्चों के जीवन की आँच नहीं आने दी। हाँ, अपने मिजाज के वो अपने अलग ही मॉपेड पे ही चला हाँ, करते थे। जी, 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 उनके सब परिवार जो भी हो, और अपने सादगी से रहते थे। और जीवन केवल और केवल विचार के लिए समर्पित, सोचना समाज। और उन्होंने कहा बस नौकरी कर ली, अब बाकी समय मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो गांव में लाइब्रेरी खोली, बच्चों को पढ़ाया और फिर संपूर्ण क्रांति मंच की स्थापना की। संपूर्ण क्रांति मंच की स्थापना करते समय भी मुझे भी मौका मिला। पदयात्राएं भी शायद जी। आपने उसी दौर में की। 2001 में पहली बार पूरे हरियाणा की यात्रा की थी जी, संपूर्ण क्रांति मंच ने। मैं भी था उसमें। उसमें अपने को ये अपने यहाँ पे बाबू जगजीत सिंह जी जी, हैं, जी, 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 अपने प्रोफेसर रणबीर जी हैं, प्रोफेसर अनिरुद्ध जी हैं, इनका था। और फिर अपने राव साहब का गुड़गांव से, जी, जी, उनका बहुत सहारा था। तो बहुत अच्छे लोग मिले और पूरे, और कॉमरेड दिलीप सिंह जी अपने महेंद्रगढ़ वाले, नारनौल वाले। तो तमाम लोगों के साथ मिलके 2001 में जयप्रकाश नारायण के, क्योंकि जयप्रकाश नारायण का बहुत असर था उनके जी, जी, जीवन जी, पे। जी, जी। और ये पहली बार नहीं था। सन 1974-75 में जब वो गंगानगर में थे, तो उनके साहित्य दर्शन में झलकता था जी, जो उनकी तब बातें उन्होंने पहली बार संपूर्ण क्रांति मंच की स्थापना गंगानगर में की थी, वहाँ रहते हुए। तब इंदिरा गांधी का ज़माना था, जेपी उसका विरोध कर रहे थे। तो मुझे याद है इमरजेंसी में पिताजी ने इमरजेंसी का विरोध किया था। और मेरे घर में लोग आते थे समझाने के लिए मेरी माँ को। वो पंजाबी में कहते परजाई जी, भाभी को परजाई बोलते हैं, कि परजाई जी इनका तो कुछ नहीं होगा, तो संत आदमी है, इसको जेल कर देंगे, भेजना आपको ही पड़ेगा, झेलना आपको पड़ेगा, जरा इनको समझा लो। और मेरी माँ कहती थी भाई आदमी अपने उसूल का आदमी है, किसी के कहे कुछ नहीं करेगा, जो इसको सही लगेगा सच लगेगा आदमी तो करेगा, वही कहेगा। तो उन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया था, तब भी वो जयप्रकाश नारायण के साथ थे। तो इसलिए जब 2001 में वो हुआ तो हरियाणा में पूरा संपूर्ण क्रांति मंच की स्थापना हुई। और मुझे उस बहाने हरियाणा के सार्वजनिक जीवन को जानने का मौका मिला। 20 दिन मैं घूमा, 20 दिन की मैंने डायरी भी लिखी, 20 लेख लिखे हरियाणा के बारे में। दैनिक भास्कर में लिखे आपने? जी, तो हरियाणा को जानने भास्कर में लिखे थे मेरे जी, ख्याल से। भास्कर में लिखे थे जी, उस जी, समय। जी। तो हरियाणा को जानने समझने का मौका मिला। पिताजी का बहुत बड़ा योगदान था। और दूसरा योगदान मेरे जो वैचारिक गुरु हुए किशन पटनायक जी, जब मैं वहाँ जेएनयू में पढ़ने गया तो जेएनयू में जाके लोग कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट होते हैं, मेरे साथ वैसा नहीं हुआ। कम्युनिज्म मार्क्सिज्म का वहाँ बड़ा बोलबाला था, जी, जी। लेकिन उस किस्म का लेफ्ट मेरे मन को भाता नहीं था। मुझे लगता था ये भारतीय, हम मेरे मिजाज के अनुरूप नहीं है। तो बहुत सी धारणा तो यही है कि लेफ्टिस्ट हैं योगेंद्र यादव, दिक्कत अब ये भी होती धारणा बनी हुई है भाई जो। साहब इसमें ऐसा नहीं। देखिए लेफ्ट का मतलब अगर कोई गरीब की बात करने वाला लेफ्टिस्ट है तो भाई मैं बिल्कुल हूँ, 100% हूँ। लेकिन अगर कोई सोवियत संघ की पूजा करने वाला लेफ्टिस्ट है तो मैं एक दिन के लिए नहीं रहा था। दरअसल मेरी धारणा वहाँ जाके ये बनी कि ये जो जिस तरह का मार्क्सिज्म और लेफ्ट था वो भारतीय मिजाज के अनुरूप नहीं था, इस देश की मिट्टी के हिसाब से नहीं था। और मेरी इसलिए जेएनयू और आप किसी वाद में बंध के नहीं रह सकते थे। जी, और इसलिए जेएनयू जाके काफ़ी लोग, जब मैंने बताया काफ़ी लोग वहाँ जाके कम्युनिस्ट बन जाते थे। हम जाके दरअसल कम्युनिस्ट के जो विरोधी वहाँ थे, मगर कम्युनिस्ट के विरोधी का मतलब ये नहीं कि जो पूंजीपति चाहते थे। कम्युनिस्ट के विरोधी का मतलब भी गांधी लोहिया जयप्रकाश की परंपरा में जो लोग थे, हम गांधी को मानने वाले लोग थे। कम्युनिस्ट उस जमानों में गांधी को मानते नहीं थे। जी, जी। तो मैं आकृष्ट हुआ गांधी लोहिया जयप्रकाश की परंपरा से, जो इस देश की मिट्टी से निकला हुआ समाजवाद है, जी, जी। उस तरफ। और उसमें मेरी किशन पटनायक जी से मुलाकात हुई, उड़ीसा से थे जी। और वो एक मायने में वैचारिक गुरु बने, कई मायनों में वो भी किशन पटनायक जी। किशन पटनायक, वो मेंबर पार्लियामेंट थे। वो आदमी 33 साल की उम्र में मेंबर पार्लियामेंट बन गया था। और जब 74 साल की उम्र में मौत हुई, उसके पास अपना मकान नहीं था, बैंक बैलेंस नहीं था, परिवार नहीं बनाया, शादी की, बच्चे नहीं किए कि नहीं देश का काम करना है।
आज हम सोच नहीं सकते कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास अपना मकान नहीं है। हम आगे बढ़ने से पहले बीच में एक काम की बात छोड़ आए। जी जी। आपके ऊपर टारगेट पे लिया हुआ है आपको पिछले 5-7-10 दिन से और ज़्यादा पुरानी वीडियोस को लेकर के। बचपन में आप सलीम थे, मैं जानता हूँ, आपका नाम सलीम था। उस सलीम को लेकर के कि भाई ये तो पहले मुसलमान थे अब हिंदू बन गए, जो क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से सलीम आए थे, कैसे सलीम से योगेंद्र हुए, वो थोड़ा सा एक बार आप जिक्र करेंगे तो और बार अच्छा कर रहेगा देता हूँ, लोगों 10 को। बार हो चुका है, एक बार फिर और हाँ कर एक बार, देता हूँ। हाँ, तो वो लोगों को थोड़ा सा। दरअसल क्या हुआ महेश जी, ये हमारे समाज के पतन का लक्षण है। हाँ जिस चीज बिल्कुल ही, पर जिसको जो बिल्कुल कोई क्लियर है और- उसको भी जो है जी। क्लियर, सिर्फ सच झूठ का मामला नहीं। जिस चीज़ के बारे में कोई दूसरा समाज होता, कहानियाँ लिखता, इसके बारे में नॉवल लिखे जाते, वो जिस चीज़ पे आप दुनिया के सामने खड़े होके कहते कि देखो हमारे देश में ऐसे भी लोग हुए हैं, मैं नहीं, मेरी कहानी नहीं है ये, हमारे देश में ऐसे भी लोग हुए हैं, उसको आप उसके ऊपर आज थूक रहे हो। मतलब ये कर क्या रहे हैं समाज को। कहानी सिंपली ये है कि सन 1938 में जब मेरे दादाजी राम सिंह जी हिसार में थे, टीचर थे, वार्डन थे वहाँ पे, और वहाँ हिसार में कोई सांप्रदायिक दंगा, हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ। तो मुसलमानों का एक क्राउड आया, वहाँ भीड़ आई पिताजी के, हमारे दादाजी के स्कूल के बाहर, कि भाई तुम्हारे लड़कों ने कल हमारे मस्जिद के अंदर ये किया है, गड़बड़ की है, और उन लड़कों को बाहर हमारे हवाले करो। मतलब मारने आए थे, गंडासे जी लेके जी आए जी थे। जी। तो मेरे दादाजी ने वहाँ कहा कि देखो इस वक्त उनका माँ बाप मैं हूँ, मैं वार्डन हूँ, मैं उनका माँ बाप हूँ, मैं तो नहीं हवाले करूँगा। उन्होंने कहा उनको नहीं करोगे तो तू। उन्होंने कहा ठीक है, उनका माँ बाप मैं हूँ, मुझे पहले मारो तब तुम किसी को हाथ लगा सकते हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ बीच में। और उन्होंने वहीं गंडासे से उनका सर काट दिया सन 1938 में। मेरे पिताजी की उम्र तब 8 साल की थी। उन्होंने देखा, शायद उन्होंने अपनी आँख से देखा, या कम से कम वहाँ थे वो, जी वहीं स्कूल में थे, मेरी दादी थी और वो सब थे। दादी कभी कभी बोलती थी, पिताजी तो चुप रहते थे उन चीज़ों में। बहुत जाहिर है, एक 8 साल के बच्चे पे क्या असर पड़ा होगा, एक कहीं गुस्सा, कहीं क्षोभ, कहीं बदला, सब कुछ आओगे। किसी में वो आदमी हो जाता कि सब मुसलमान ये हैं, काटूंगा, मारूंगा, बदला लूँगा, और ये हिंदू राष्ट्र और ये सब बातें करता, तो आपको लगता है यार देख बेचारे के साथ ये हुई है, क्या इसको बोला जाए। स्वाभाविक हुई, किसी के साथ भी हुई हो, मैं उसको कभी दोष नहीं दूंगा कि इतना तेरे साथ अगर हो गई है, तूने कर लिया तो ठीक है, इंसान है, इतना तो हो ही जाता है। पिताजी ने कुछ और किया, और ये इस देश की कहानी है, क्योंकि उन पे गांधी जी का बहुत असर हुआ। पढ़ा उन्होंने, तब तो बहुत छोटी उम्र रही थी। वो दादाजी मर गए तो दादी माँ वापस गांव आ गई। गांव में विधवा, अपनी पेंशन मिलती थी उनको, उसके बाद तो वहीं पर रहे। मगर पिताजी पे बहुत असर हुआ उसका। एक और चीज़ का असर हुआ उनका, क्योंकि वो यहाँ पे 47 के दंगे हुए बहुत भारी, और उसमें मुसलमान काटे गए। बहुत भयानक मारकाट हुई थी यहाँ पे। हाँ भयानक, बहुत मुसलमान सुनते थे, हैं बहुत भयानक। बहुत भयानक मारकाट हुई। तो पिताजी ने वो दूसरा भी देखा किस्सा, कि वही इंसान एक इस तरफ हो तो ये स्थिति होती है, दूसरी तरफ हो तो उसकी। तो मुसलमान को आक्रामक भी देखा, उसको शिकार भी देखा उन्होंने। और फिर गांधी को पढ़ा, तभी गांधी की हत्या हुई, जिसका उनके मन पे बहुत असर हुआ पिताजी पे। और वो समय था महेश जी जब ये गाने चलते थे ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। जी जी। और ये देश इन चीज़ों को बड़ा समझता था, ये था जो भारत को महान बनाती थी चीज़ें, है ना। तो उन पे असर ये हुआ, और उन्होंने फैसला किया कि माँ को, उन्होंने 52 में शादी हुई उनकी, उन्होंने माँ को बोला देखो बाकी सब ठीक है, मगर ये जितने भी बच्चे होंगे उनको मैं मुस्लिम नाम दूंगा। अब माँ बेचारी क्या बोलती, कोई क्या बोलती? अब उसको कोई, माँ का भी अपना स्वभाव था, ऐसा नहीं कि कोई वो, पर वो ठीक है भाई, आदमी बोल रहा है। फिर 57 में हमारी बड़ी बहन जी हुई, उनका नाम पिताजी ने नज़मा रखा। तो मेरी माँ ने कहा कि भाई सब ठीक है, देख बेटी की शादी ना होगी नाम तो रख दिया, बेटी की शादी कहाँ से करवाओगे, तो ऐसा करो कभी बेटा हो ना तब तुम अपना प्रयोग कर लेना, बेटी को छोड़ दो। तो हो गया जी समझौता दोनों में। तो फिर वो नज़मा नीलम बन गई। वो नज़मा शायद उनका 2 दिन के लिए नाम रहा होगा, उनका कभी स्कूल में नहीं गया, उनका नाम नीलम रखा गया। वो डॉक्टर नीलम यादव है रेवाड़ी के अंदर, जो मेरी बड़ी दीदी है। जी जी। फिर दूसरी बहन हुई पूनम, उनमें कोई वो था नहीं, ठीक है, लड़की पे तय हो गया था कि तो तय हो गया था प्रयोग जो है लड़का प्रयोग होगा, लड़के पे होगा। तो फिर 63 में जब मेरा जन्म हुआ तो मेरा नाम सलीम रखा गया। अब ये कोई घर का नाम नहीं था, ये मेरा प्रॉपर नाम था, कोई सलीम यादव नहीं था, केवल सलीम था नाम। अच्छा अच्छा।
स्कूल गया, मैं बहुत छोटी उम्र में स्कूल चला रिकॉर्ड गया में था। सलीम आ गया था। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत छोटी उम्र में स्कूल चला गया था। तब मेरी माँ वो कर रही थी बेसिक, माँ टीचर बनना चाहती थी। माँ जब शादी हुई तो माँ ने शायद 8वीं क्लास की हुई थी, तो पिताजी ने उनको पढ़ाया। फिर तब माँ बेसिक कर रही थी। बेसिक उन दिनों एक डिग्री का हाँ, नाम समझ होता गए, था समझ टीचर गए, बनने समझ के गया। लिए। तो वो बाहर रहती थी, तो मैं बहनों का, अब घर में तो कोई था नहीं, तो मैं बहनों का हाथ पकड़ के स्कूल जाना शुरू कर दिया। सर लोकल स्कूल था। तो वहाँ पे गया तो नाम लिख दिया गया, नाम मेरा सलीम ही था। तो सलीम नाम दर्ज हो गया होगा स्कूल में। कच्ची, जो पहले कच्ची पक्की बोलते थे, KG वगैरह वाला मामला नहीं जी, था, जी। कच्ची में हो गया नाम। कच्ची पहली पक्की हाँ, पहली। हाँ, कच्ची पहली पक्की, उसमें कच्ची में चले गए साहब। जी, जी। तो अब क्या हुआ, जाते ही अब सारे बच्चे कहें कि तेरा नाम सलीम, अच्छा तेरे माँ बाप का नाम क्या? तो माँ बाप देवेंद्र और कमला। अच्छा तो तू सलीम कैसे हो गया? तो अच्छा तेरे को गली से कहीं उठाया होगा, तो माँ बाप का तो बच्चा हो नहीं सकता, तो गली से उठाया होगा, हो सकता है कूड़ेदान से उठाया हो। और तेरा नाम कैसे है, तेरे पिताजी का नाम ये नहीं, तेरे पिताजी तो कुछ और होंगे, अलग अलग और ये बातें सब करने तरह लग गए। बातें। तो जाहिर है, तो मैं 4 साल का था मुश्किल से, तो जाहिर है मैं तो इसको तो मैं जाके रोज कहता ही, स्कूल में किसी बच्चे से उसके नाम पे नहीं पूछते, मेरे से पूछते। मेरा ही नाम में मेरे से नाम पे पूछते हैं। तो पिताजी ने शुरू में कहा बेटा अच्छी बात है, इसमें क्या बुरी बात है? तो फिर मैं पूछूं कि जी मुसलमान कौन होते हैं? मेरे को सारे लोग मुसलमान बोलते हैं। अब वो गंगानगर शहर में एक मुसलमान था नहीं, ये बिल्कुल बॉर्डर पे पंजाब के करीब का है। उस जमाने में तो वहाँ कोई मुस्लिम पॉपुलेशन का नामो निशान नहीं था। तो पिताजी मुझे बताते थे वो गांधी सेकुलर, अब 4 साल के बच्चे को क्या समझ आए सारी चीज़ें। मैं कहता जी कुछ भी बोल लो, मतलब मेरे को स्कूल में बच्चे तंग करते हैं, नाम मैं तो बदलवाओ। ना, तो मैं बोलूँ कि जी नाम बदलो। तो मैंने आके एक दिन वो फिर मेरे को, अच्छा मुसलमान कौन होते हैं, उन्होंने कहा चल मैं दिखा के लाता हूँ। तो वो हमारे गंगानगर वगैरह में वो आते थे, दूधिया आते थे वहाँ के मुस्लिम जो होते हैं ना ये, तो वो आते थे। अब वो मतलब मेरे को अच्छा ये मुसलमान होते हैं, इसका मतलब वो गाय भैंस पालते हैं, मतलब कुछ मेरे को आकर्षण कुछ पैदा नहीं हुआ देखने के बाद। और फिर वो एक मस्जिद में दिखाने लेके गए, चलो कि जैसे हमारे हिंदू के मंदिर होते हैं वैसे इनका मस्जिद होता है। अब वहाँ की मस्जिद तो थी क्योंकि पुराने ज़माने में रहे होंगे, लेकिन एक आदमी वहाँ था नहीं, वो तो भुतहा किस्म की बिल्डिंग थी। तो मेरे मन में और डर भरी कि देखो यार क्या ये। तो मैंने कहा जी मतलब कोई ये सब 2-4 महीने का किस्सा रहा होगा, 4-4.5 साल की उम्र के बीच का किस्सा रहा होगा। तो मैंने आके कहा जी कि मेरा नाम मैं तो स्कूल तब जाऊँगा जी, मेरा नाम बदलो। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा उसमें क्या बात है, नाम बदल देते हैं। तो तू अपना बता दे क्या नाम रखना है। मैंने कहा ऐसे थोड़ी माँ बाप रखते हैं नाम, बच्चों का अपने थोड़ी रखते हैं। तो उन्होंने पर्ची, मेरे को बिल्कुल क्लियरली याद है, पर्ची थी उसमें अमिताभ नाम था, योगेंद्र नाम था, पता नहीं एक आधा और था। तो पर्ची निकाली, योगेंद्र की पर्ची निकल आई, आप योगेंद्र यादव तो हो मैं गए। योगेंद्र हो गया। फिर योगेंद्र का योगेंद्र सिंह यादव, फिर वो नाम जब वो था तो फिर प्रॉपर ही बना। पिताजी देवेंद्र सिंह यादव थे, मैं योगेंद्र सिंह यादव, मेरा सर्टिफिकेट में नाम यही है, योगेंद्र सिंह यादव। अच्छा मज़े की बात ये हुई कि नाम बदल गया, स्कूल में छेड़खानी बंद हो गई, लेकिन किसी के लिए नाम नहीं बदला। मेरे सलीम तमाम कहने लगे। दोस्तों के लिए, तमाम परिवार वालों के लिए, आज भी मेरे परिवार में, गांव में किसी से भी पूछ लो जो उस उम्र के हैं, नई उम्र वालों ने जैसे मेरे को टीवी पे देखा है वो अलग बात है, उस उम्र वाले हाँ सलीम भाई आ गया, हाँ बेटा आ गया तू, मतलब वो तो हाँ, वो वही जो अपनापन जो है उसी नाम में। पुराना जो तो घर का, गांव का, परिवार का, माँ का, यहाँ तक कि अब मेरी पत्नी के लिए भी, उन सब के लिए मैं वही सलीम रहा। तो तब तक बहुत सुंदर था। एक पूरी दुनिया मेरी 2 हिस्से में थी। एक मेरा जो सलीम। अंतरंग दायरा, जी, जी, वो सलीम। कौन जब वो आता था गंगानगर, वहाँ पे तो कोई स्टाइल भी दूसरा होता है ना पंजाबियों का, जी, जी। सलीम इस तरह से बोला करते। तो मेरे को हमेशा लगता था कि अच्छा किसी घर वाले का, पुराने अंतरंग व्यक्ति का फ़ोन आया है। और बाकियों के लिए योगेंद्र यादव। ये सारा ड्रामा तो बाद में शुरू हुआ, जब इलेक्शन 2014 में मैंने लड़ा, तो ये सब कुकर्म और ये सब इन लोगों ने तब शुरू वो जो किए। एक मेवा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि बेसिकली इन लोगों को ये बात फैलानी थी कि भाई कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा कोई छुपा हुआ नाम तो है नहीं, गांव में हर व्यक्ति जानता था कि इसको सलीम कहते हैं। इसके पीछे पूरा किस्सा गांव में हर एक को पता नहीं होगा, लेकिन हर एक को पता, कोई छुपी हुई बात थोड़ी है, कोई नाम है को छुपाऊं इसको, ना मैं इसका प्रचार करूं। तब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि ये आदमी अपना नाम सलीम इस्तेमाल, क्योंकि ऐसे तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं सकते कि इसके बचपन का नाम सलीम है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो फिर ये किया कि ये आदमी मुसलमानों का वोट लेने के लिए सलीम बना अपने आप को सलीम बताता है। मैंने कहा भाई तुम एक स्पीच दिखा दो,
एक वीडियो दिखा दो, मैं इलेक्शन ही नहीं, मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूँगा। आज तक कभी नहीं आया, क्योंकि था ही नहीं, 2014 की नहीं। बात है, क्योंकि मैंने किया नहीं, कि क्या करूँगा, कोई ये काम करने के लिए ज़िंदगी की है? तो अब उसके बाद इसका वो बना रखा है। अब जैसा आप देख रहे हो इस बात के ऊपर, इस पे सारा टंटा है कि अच्छा मोदी जी का विरोध ये आदमी इसलिए करता है क्योंकि कहते हैं मुसलमान, क्योंकि है मुसलमान, अपना नाम देखो झूठे तरीके से बना रहा है। मतलब कैसा देश कई बन तरह की गया बातें है चलती ये। रही। अब ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, जी, जी। इसका भी ये 5 सेकंड का क्लिप निकालेंगे जी। और उसको उसमें से वो बात काटेंगे, फिर उसको चलाएंगे, फिर चलाएंगे। और मैंने अपने आँख से देखा ये, और उसके बाद उस समुदाय से घृणा नहीं, नफरत नहीं, एक व्यापक सोच लेके उसको भी गले में लगाना, ये हमारे देश की संस्कृति रही है। कोई समाज होता, इस पे नॉवल लिखता, इसके बारे में फिल्म बनाता, कहता कि मुझे गर्व है कि इस देश में ऐसे लोग पैदा हुए। और आज ये क्या कहते हैं मेरे को, कहते हैं कि अरे तलवार की जगह सलवार उठा ली तुम्हारे पिताजी ने, कहते मुसलमानों से डर गए। अरे भाई रेवाड़ी में कितने मुसलमान हैं, गिन के देख लो। सन 1950 में कितने मुसलमान थे यहाँ पे, शायद एक ना बचा होगा। और उस गंगानगर शहर में एक परिवार नहीं था ना। कोई आदमी चिंतन कर सकते। दिक्कत ये है इन लोगों को इतना भरोसा नहीं होता कि कोई आदमी अपने जीवन के घटनाक्रम से, अपने जन्म के संयोग से ऊपर उठ सकता है, वही चिंतक होता है। और पिताजी ने एक चीज़ सिखाई थी कि जीवन में जहाँ तुम खड़े हो, हाँ अपनी जड़ पे रहो, लेकिन अपना दिमाग उससे स्वतंत्र रखो। ये नहीं कि आप संयोग से लाइन के इस तरफ खड़े हो तो ये सारे लोग अच्छे, वो वाले खराब। कल को आप लाइन के इस तरफ हो गए तो वो सारे अच्छे इस तरफ खराब। उन्होंने ये एक सबसे बड़ी देन पिताजी की ये थी कि उन्होंने सोच को अपने संयोग से अलग करना सिखाया। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं राजनीति की ओर। योगेंद्र यादव जी का राजनीति में रुझान कब हुआ? क्या अपने परम मित्र केजरीवाल की मदद करने गए थे, या केजरीवाल की पार्टी को समझा कि ये राष्ट्र को एक अच्छी दिशा और दशा दे सकती है, तब राजनीति की तरफ कदम बढ़ाए? कैसे राजनीति में आना हुआ, वो थोड़ा सा बताएं। देखिए, जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल वाला एपिसोड है, वो मेरे जीवन का एक बहुत छोटा सा 2 साल का अध्याय है। उसको सारी दुनिया केवल उसी से देखे। पर राजनीति में पदार्पण तो वहीं से किया। जी नहीं। राजनीति के प्रति रुझान अगर आप कोई एक दिन कहना चाहें तो मार्च 1977 में हुआ था। मैंने लिखा भी है इसके बारे में जी। 77 में इमरजेंसी, पिताजी उसके विरोध में थे और उन्होंने मुझे, तब मैं 10वीं का इम्तिहान दे रहा था, तो तब मैंने रात को जा के जनता पार्टी के लिए वॉल राइटिंग की थी 77 के चुनाव में। जी। और मैं डिबेटिंग किया करता था बचपन में। जी। तो वो होता है ना, बच्चों को खड़ा करके ये बच्चा भी बोलेगा जी इलेक्शन स्पीच में। तो मैंने उस वक्त इंदिरा गांधी के विरुद्ध इलेक्शन स्पीचेस दिए थे 77 में। तो जब 77 का चुनाव हुआ और उसकी काउंटिंग के लिए गए, चुनाव की काउंटिंग में तब मेरे को इंटरेस्ट हुआ। कचहरी में काउंटिंग हो रही थी, हम बाहर सड़क पे खड़े थे देखने के लिए कि क्या परिणाम है। सारे अखबार कह रहे थे कि जीतेगी तो कांग्रेस ही, इंदिरा गांधी जीतेगी, वो तो होता है ना, जीतेगी तो इंदिरा गांधी, ये सब चल रहा था। हम खड़े थे और आकाशवाणी उन दिनों इनके गवर्नमेंट के कब्जे में थी, तो आकाशवाणी खबर दे रही थी कि आंध्र प्रदेश से परिणाम आने शुरू हुए हैं। उन दिनों काउंटिंग चलती थी कोई 72 घंटा। आंध्र प्रदेश से परिणाम आ रहे हैं और कांग्रेस वहाँ की 8 सीटों पे आगे चल रही है। तो हमारा मन बुझे। फिर मार्क टली का बीबीसी से डिस्पैच आया, जो बीबीसी से सुना, ट्रांजिस्टर लगा के लोगों ने, कि इंदिरा गांधी खुद अपनी सीट में पीछे चल रही है, संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार रहा है। और जो बिजली कौंधी महेश जी, मैं आपको बता नहीं सकता, लोगों में जैसे बिजली कौंध गई कि ये, और ऐसा जन उल्लास, जन वो हुआ। उस दिन मैंने अपनी आंख से लोकतंत्र देखा, ये है लोकतंत्र। और उस दिन से मेरी राजनीति में आस्था हुई कि जनता बड़े बड़ों को सीधा कर वो एक बड़ा आंदोलन था। जेपी के आंदोलन से निकली हवा थी, वो आंधी बनी थी, जेपी का आंदोलन था। उसके बाद बहुत समय बाद यूनिवर्सिटी के दिनों में मैं समता युग जन सभा से जुड़ा, जैसे बताया किशन पटनायक जी के समता संगठन से जुड़ा। 1995 में एक पार्टी का गठन किशन पटनायक जी ने किया था, समाजवादी जन परिषद।
मैं पहले दिन से उसका सदस्य रहा, उस पार्टी के साथ सन 2010 तक मैं जुड़ा रहा। जी जी। वो पार्टी बहुत नोटिसेबल नहीं हुई, चुनाव कहीं नहीं जीते, लेकिन मैं उसका सदस्य तो 1995 से या 1985 से ही मैं उस राजनीति से जुड़ा रहा जो जन आंदोलनों की राजनीति जी, थी। जी। और उसके चलते इस पूरे समय मैंने, जब आपको मैं बीच में टीवी बात पे काट के, दिखता एक था, जन आंदोलन का जिक्र आ रहा है, मैं ये आम आदमी पार्टी से इसलिए जोड़ रहा हूँ कि जो दिल्ली में जो उस समय मूवमेंट उठा, अन्ना हजारे आए, मनमोहन टू का जो कार्यकाल था जो है, आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि वो सब कुछ प्रायोजित था, ये सब लोग आए, अन्ना हजारे को लाया गया या वो खुद आए, मुझे नहीं पता, पर उसका आपको लगता है कि वो जो मनमोहन टू के कार्यकाल को बिल्कुल बदनाम करने की जो चर्चाएं चलती है कि ये बदनाम करने के लिए ये एक साजिश थी, इन लोगों को आया बिठाया गया है, जो आपको क्या लगता है उस समय का मूवमेंट किस कारण उठा था? जो वो सब लोकायुक्त वगैरह की सब बातें तो सब पीछे छूट ही गई है अब। देखिए, मैं तब भी मैं जानता हूँ, मेरे कई दोस्त आज कहते हैं कि अन्ना मूवमेंट में जाना भूल था इत्यादि, प्रशांत भूषण स्वयं कहते हैं। मैं उससे आज भी सहमत नहीं हो पाता। मैं अन्ना मूवमेंट में नहीं था, मैं अन्ना मूवमेंट का बाहर से समर्थक था। मैंने रामलीला मैदान से स्पीच दी थी उनके पक्ष में। मैं कभी भी आईएसी का मेंबर नहीं बना और उनकी कोर कमेटी का सदस्य मैं कभी नहीं रहा, एक दिन के लिए भी नहीं रहा। मेरी तब भी मान्यता, मैं तब कहता था ये लोकपाल का आंदोलन नहीं है, ये लोक बल का आंदोलन है। जनता सड़क पे खड़ी होके सत्ताधारियों के गिरेबान में हाथ डाल के उनसे सवाल पूछ सके, ये लोकतंत्र के लिए शुभ है, चाहे जो सत्ता में हो, चाहे जो मुद्दा हो। लोकपाल के आंदोलन ने इस देश की जनता को ये विश्वास दिया कि सत्ताधीशों से वो सवाल पूछ सकती है, इसलिए मैं उसे शुभ मानता हूँ, आज भी शुभ मानता हूँ। उससे जो निकला आम आदमी पार्टी, जब मैं औपचारिक रूप से शामिल हुआ, उससे पहले मैं शामिल नहीं था, उस पार्टी को हम नियंत्रण में नहीं रख पाए। ये हमारा दोष था। मुझे अफसोस है, अफसोस इस बात का नहीं है कि अन्ना आंदोलन हुआ, अफसोस इस बात का नहीं है कि कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए। उस वक्त जनता को भ्रष्टाचार का प्रतीक जो लगता था, जनता उसके खिलाफ खड़ी हुई, और इसमें बहुत अच्छी बात है। आज भी मैं चाहता हूँ जनता झूठ के खिलाफ खड़ी हो। जनता का खड़ा होना लोकतंत्र के लिए शुभ है। जो भूल और जिस चीज़ का मुझे अफसोस रहता है वो ये कि जब आम आदमी पार्टी बनी तो जिन सिद्धांतों के लिए बनी थी, उन सिद्धांतों पे टिकाने के लिए जिस तरह की कोशिश और रणनीति, रण कौशल हमें दिखाना चाहिए था, हम जो लोग उसकी आत्मा को बचाने की कोशिश कर रहे थे, हम उसमें पूर्णतः विफल हुए और एक चौकड़ी ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। और हमें वो चालाकी नहीं थी, वो निपुणता नहीं थी, कुछ भी कह लीजिए, ये लोग उसके ऊपर कब्जा करते गए और हम नादानी से देखते रहे, नहीं सुधर जाएंगे, नहीं अभी तो इस चुनाव के लिए समझौता करना पड़ रहा है, वैसे ठीक हो जाएंगे। ये करते करते उस चौकड़ी ने कब्जा कर लिया। उसका मुझे अफसोस भी है, उसकी मुझे शर्म भी है, जिस तरह के काम आजकल कर रहे हैं। अब बताइए, 50 करोड़ का मुख्यमंत्री का घर, कोई मतलब सोच के शर्म आती है, कहाँ से चले थे, क्या वो काम आम आदमी कर तो रहे बहुत खास निकले हैं। हाँ, तो वो देख के उससे मुझे बहुत शर्म आती है और लगता है कि यार किस तरह के लोगों के साथ थे। कौन सी उसका कार चलती थी वो छोटी जो है? हाँ, एक वो छोटे वाली सी कार थी जिसमें अरविंद चला करते थे। तब भी मुझे नहीं लगता था अरविंद को कोई शानो शौकत का शौक़ नहीं था, तब तो नहीं था, सचमुच नहीं था। पता नहीं बीच में क्या हो गया है, पर कई लोगों को सत्ता में आके बदल जाता है स्वभाव। लेकिन हाँ, झूठ बोलने की आदत अरविंद को तब भी थी और मैंने टोका भी था उनको, एक बार नहीं कई बार टोका था कि यार झूठ क्यों बोलते हो, सच के रास्ते पे चले हैं। नहीं जी योगेंद्र जी, जीतने के लिए ये सब आपको करना पड़ता है। मैं थोड़ा गांधी पे विश्वास करता था कि नहीं, सत्य पे चलें। अगर आपका उद्देश्य सच और न्याय है तो आपका रास्ता भी सच और न्याय का ही होना चाहिए। अरविंद कहते नहीं, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2013 का किस्सा है, पहला चुनाव हो रहा था दिल्ली में। तो मैं एक दिन सड़क पे निकला, मैंने देखा बड़ी सी होर्डिंग लगी हुई थी कि सर्वेक्षण में आया आम आदमी पार्टी को 48 सीट दिल्ली में मिलेंगी 2013 में। तो मैंने अरविंद को फ़ोन किया, यार ये कौन सा सर्वेक्षण आया है, मतलब इंचार्ज तो मैं था उन चीज़ों का पार्टी में। तो अरविंद हंसने लगा कि योगेंद्र जी, इससे पार्टी को फ़ायदा होगा। मैंने कहा फ़ायदा तो बाद में होगा, पर हुआ कब है सर्वेक्षण ऐसा? कहता आप कह दो कि हुआ है। मैंने कहा मैं कह दूं कि हुआ है, जब हुआ नहीं मुझे पता है कि नहीं हुआ। कहता इसमें पार्टी को फ़ायदा होगा, पार्टी बड़ी है कि क्या है? मैंने कहा भाई देख, मेरे से झूठ ना बोला जाएगा, बाकी कुछ भी हो जाए,
मेरे से बाकी काम करवा लो, झूठ नहीं बोलूँगा। अच्छा तो आप अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को पार्टी और देश के हित से बड़ा मानते हो? मैं कहा देखो, देश झूठ से कभी नहीं बन सकता, झूठ नहीं बोलूँगा। तो अरविंद बड़े नाराज, मैंने उसी दिन 2013 का ये कोई शायद सितंबर अक्टूबर का किस्सा होगा। मैंने कहा देखो अरविंद, जो करना है कर ले, पार्टी से निकालना है निकाल ले, शाम को पीएसी की मीटिंग है, मैं नहीं आऊँगा, जो तुम लोगों ने पीछे से करना है कर लो, झूठ नहीं बोलूँगा। पहला झगड़ा अरविंद से ये पहला हुआ ये था। हुआ झूठ और का। फिर अगले दिन अरविंद ने फ़ोन करके मुझे बोला, योगेन जी मैंने सुनीता से बात की, उनकी पत्नी का नाम है। सुनीता ने कहा कि कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो सच बोलें, ऐसे लोगों को अपने पास में रखो। तब तो अटपटा तो मुझे लगा कि अच्छा तुम्हारी बीबी ने कहा कि कुछ लोग सच वाले होने चाहिए, इसका मतलब सच में आस्था नहीं है अपने आप, है ना। तो सच झूठ बोलने की आदत तो अरविंद को थी हमेशा पहले से, लेकिन ये 50 करोड़ और ये दारू माफिया और ये सब, ये सुन के बड़ी शर्म आती है। और ये कि दिल्ली में दंगे हों, उसमें आप चुप रहो, ये सब काम करो, ये देख के मुझे बहुत शर्म आई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अन्ना आंदोलन गलत था। नोटों पे लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा होनी चाहिए, अच्छा, ये आप कर लो। ऐसा अगर लक्ष्मी गणेश में वैसे आपकी आस्था हो तो मैं ये भी मान लूँगा कि चलो भाई आदमी की आस्था है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि कल को अगर ये हो जाए ना कि काबा का करने से अरविंद केजरीवाल को वोट मिलेगा, तो उसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहेंगे पूरा दुनिया का बहुत पवित्र स्थल काबा है, कल से हमारे नोट पे वो होना चाहिए, क्योंकि वोट जो है भगवान है। मतलब वोटों के लिए केजरीवाल कहीं तक भी जा सकते हैं। ऐसा मुझे ज़रूर लगता है। हुआ ये फिर एक और किस्सा है, आम आदमी पार्टी के दिनों का, प्रशांत भूषण और मैं थे, ये 2014 का किस्सा है। प्रशांत जी उकता गए थे आम आदमी पार्टी के काम से, अरविंद रोज़ रोज़ झूठ बोलते थे, रोज़ रोज़ ऐसे काम करते थे, ऐसे लोगों को टिकट दे रहे थे, और प्रशांत जी कह रहे थे योगेंद्र पार्टी छोड़ रहा हूँ मैं। और मैं रोज़ उनका हाथ पकड़ता था, प्रशांत जी ये इलेक्शन हो लेने दो दिल्ली का, उसके बाद ठीक करेंगे, उससे पहले मत करो, ये ठीक नहीं लगता कि टीम को हम मझधार में छोड़ दें। तो प्रशांत जी ने मेरे से एक दिन पूछा, योगेंद्र बताओ, मान लो इस देश में चुनाव होने वाला है और प्रधानमंत्री को पता है कि जब तक मैं पाकिस्तान से झूठा युद्ध नहीं करूंगा तब तक मैं चुनाव नहीं जीतूंगा। तो अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तब तक वो बने नहीं थे, अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बन चुके थे 2014 में, अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों तो तुम्हें क्या लगता है वो कर लेंगे युद्ध, झूठा युद्ध? मैंने कहा शायद करेंगे, शायद नहीं, हो सकता है युद्ध का नाटक कर लें, लेकिन करे नहीं, क्योंकि आदमी बेवकूफ़ नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा अगर अरविंद केजरीवाल हो तो? मैंने कहा तो ज़रूर करेगा। फिर प्रशांत जी ने, फिर योगेंद्र हम इस पार्टी में कर क्या रहे हैं, है ना। तो वो ये ज़रूर था उनका, ऐसा वोट के लिए कुछ भी करेंगे, ये ज़रूर था। और उस पर हम लोग उसको नियंत्रण नहीं कर पाए। और ये प्रवृत्ति पार्टी की एकमात्र प्रवृत्ति बन गई। उसके लिए मैं अपने जैसे लोगों को दोषी मानता हूँ कि भले मानसता अपने आप में पर्याप्त नहीं है, उसके साथ साथ एक समझदारी होनी चाहिए। हम हरियाणा की राजनीति की ओर बढ़ने से पहले एक छोटा सा इसी आम आदमी से जुड़ा एक और मेरे मन में, दिमाग में बहुत बार चली बात कि भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है कांग्रेस को हराने के लिए, जैसे गुजरात में गई पार्टी, ऐसे ऐसे जो है, और इसका लाभ जो है वो बीजेपी को मिल जाता है। तो कहीं मिली भगत लगती है या सामान्य बात है जो है? वैसे बी टीम का मुहावरा गलत है, मैं बताता हूँ उसका ठीक मुहावरा क्या होना चाहिए। मुहावरा होना चाहिए डीएमके एडीएमके। तमिलनाडु में डीएमके पार्टी है, ठीक उसी विचारधारा को अपनाने वाली एक दूसरी पार्टी है एडीएमके। दोनों में हर तरह की कुत्ता बिल्ली जैसी लड़ाई होती है? रोज हर चीज़ पे, संपत्ति ये वो, चूंकि वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक है, इसलिए परिवार वालों का जब संघर्ष होता है तो बहुत गहरा संघर्ष होता है। इसलिए जो आम आदमी पार्टी आज है वो बीजेपी के साथ, आम आदमी पार्टी और बीजेपी का वही रिश्ता है जो कि डीएमके और एडीएमके का रिश्ता है, यानी कि वैचारिक रूप से बेहद नज़दीक, लेकिन चूंकि नज़दीक हैं और एक ही जगह को कब्जा करने की, एक ही सोफ़ा पे दो लोग बैठने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनमें संघर्ष जो होता है बहुत कड़वा होता है। व्यक्तिगत कड़वाहट है, राजनीतिक द्वंद्व है, लेकिन वैचारिक रूप से गहरी सहमति है। आम आदमी पार्टी का तात्कालिक लक्ष्य ये है कि जहाँ जहाँ बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है वहाँ वहाँ कांग्रेस को कोहनी मार के उसकी जगह लेना, अपने हित में, बीजेपी के हित में नहीं।
बीजेपी का दीर्घकालिक लक्ष्य है इस देश से कांग्रेस को ख़त्म करना, तो आम आदमी पार्टी के तात्कालिक और बीजेपी के दीर्घकालिक लक्ष्य में साम्य है। दोनों के विचार में, दोनों की रणनीति में साम्य है, और चूंकि साम्य है इसीलिए झगड़ा बड़ा गहरा है। पकड़वाओ, गिरफ्तार करो, ये करो, वो करो। जो बी टीम वाला बात है वो इसको कैप्चर, उसमें ऐसा लगता है कि अंदर अंदर खाते मिली भगत है। अंदर खाते नहीं, दोनों की बेसिक बात में मिली भगत है। और इसलिए आम आदमी पार्टी बीजेपी से लड़ते हुए झगड़, अब मनीष सिसोदिया को अंदर कर रखा है, ये कोई मिली भगत का लक्षण नहीं है। जाहिर है बीजेपी सरकार उनको तंग कर रही है, बहुत नाजायज़ तरीके से तंग कर रही है। केस भले ही सही हो, एक्साइज वाला केस जो शराब नीति वाला मामला है वो बड़ा गंभीर मामला है, कोई इस तरह का तमाम झूठे आरोप भी लोगों पे लगे हैं, लेकिन ये वाला आरोप गंभीर है। लेकिन क्या उसको इस तरह से गिरफ्तार करके रखना चाहिए? आज आपको एक केस में बेल मिल सकती है तो इसलिए कल से पीएमएलए का केस लगा दो ताकि बेल ना मिले। ये सब तो प्रताड़ित करने के पीछा दबाना है, प्रताड़ित करना है। बिल्कुल। तो केंद्र सरकार और बीजेपी प्रताड़ित कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए बी टीम और अंदर खाते मिली भगत की बात सही नहीं हो सकती है। अधिकार छीने जा रहे हैं। हाँ, अधिकार छीने जा रहे हैं, गलत हो रहा है, एकदम गलत हो रहा है संवैधानिक ये लोकतंत्र के साथ। जैसे दिल्ली की सरकार भी आज आम आदमी पार्टी की, हमेशा तो आम आदमी पार्टी की नहीं रहेगी ना। दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों की इच्छा से ना चले, ये कोई काम की बात है? ये लोकतंत्र के विरुद्ध है, ये संघात्मक तरीके के विरुद्ध है। बीजेपी वाले खुद जब दिल्ली चलाया करते थे तब कहते थे पूर्ण राज्य का दर्जा दो दिल्ली को, इससे कम पे बात नहीं। और आप पूर्ण राज्य छोड़िए, अब आप उसको आधे राज्य का दर्जा देने को तैयार नहीं हो, गलत बात हो रही है। जी, 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 जी। तो बीजेपी आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी है, प्रताड़ित कर रही है, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी की राजनीति अंततः बीजेपी को पुष्ट कर रही है। दोनों बातें एक साथ सच है। इसको बी टीम वाला मुहावरा पकड़ नहीं पाता। जी, जी, जी। आइए एक बार हरियाणा की राजनीति पे चर्चा करते हैं। मैं एक चुनाव विश्लेषक से भी बात कर रहा हूँ, राजनीतिक समीक्षक से योगेंद्र यादव से भी बात कर रहा हूँ। हरियाणा को आप अब कहाँ खड़ा पाते हैं? मनोहर लाल का कार्यकाल जो है, दूसरा कार्यकाल चल रहा है, कांग्रेस भी संघर्ष कर रही है, त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए आम आदमी पार्टी भी आने वाली है, भाजपा जजपा का गठजोड़ भी है यहाँ पर, जो टूटने वाला है। मेरे हिसाब से न टूटे वो अलग बात है। आप हरियाणा की राजनीति में क्या सोचते हो कि जो मौजूदा सरकार है भाजपा जजपा, वो कहाँ खड़ी है? पहले तो बता दूं भाई साहब, देखिए मैं कोई चुनाव विश्लेषक नहीं, पूर्व जन्म की बातें हैं। मैं आज अपने आप को कहूँ कि भाई मैं एक स्वतंत्र विश्लेषक हूँ, वो नहीं। आप राजनीतिक चिंतक तो हैं। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। जी, जी, जी। मैं अपने तरीके से देखता हूँ, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता को झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने आप से तो झूठ कतई नहीं बोलना चाहिए। और मैंने किशन जी को देखा, ज़िंदगी में 20 साल राजनीतिक कार्यकर्ता थे, राजनीति पे पोजीशन लेते थे, बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे, पब्लिक में झूठ कभी नहीं बोलते थे, प्राइवेट तो छोड़ दीजिए। तो मेरी मान्यता मोटे तौर पे ये है कि इस वक्त हरियाणा में ये जो बीजेपी सरकार है, ये प्रदेश की काफ़ी निकम्मी सरकारों में से एक रही है। प्रदेश की जनता में असंतोष है, गुस्सा है, लेकिन इस सब के जवाब में बीजेपी के पास एक ही काट है, वो है 35-1। अपने निकम्मेपन को ढकने के लिए जातीय आधार पे प्रदेश को तोड़ो। ये बीजेपी वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राष्ट्रवाद, और यूपी में हार जाते हैं तो क्या यूपी में कुछ हुआ, कर्नाटका में हार गए, जातीय समीकरण की वजह से। बीजेपी जाति की राजनीति नहीं करती, बाकी सब करते हैं। अरे सबसे घटिया जाति की राजनीति ये करते हैं। ये 35-1 क्या है? जाति की राजनीति नहीं। जी, जी, जी। पूरे प्रदेश को भिड़ा दो, सारी जातियों को जाटों के विरुद्ध भिड़ा दो, ये इनकी राजनीति है कुल मिला के। और उसका विरोध करने के लिए, ताकि प्रदेश के जो किसान का गुस्सा है, प्रदेश की जनता का जो असंतोष है, वो अभिव्यक्त हो सके, उसके लिए जो विपक्ष है उसे समझदारी से काम लेना होगा, और ये सुनिश्चित करना होगा कि जनता का असंतोष केवल एक जाति विशेष का असंतोष न दिखाई दे, वो पूरी जनता का असंतोष के रूप में आए। वो यदि करता है तो बीजेपी सरकार के अब दिन बिल्कुल इन्हें गिने हैं, इससे फालतू आगे बढ़ ही नहीं सकती। जिस किस्म का किसान आंदोलन के दौरान मैंने असंतोष देखा, और किसी एक जाति विशेष का नहीं था, उसे बना दिया गया और उसका बड़ा दुष्प्रचार किया गया, क्योंकि या तो हर चीज़ का बना देते हैं। लेकिन जो किसान का जो असंतोष था, वो असंतोष, यहाँ के बेरोजगार का जो असंतोष है, यहाँ के जो
आम नागरिक का असंतोष है, वो असंतोष अंततः इस सरकार को बिल्कुल लेके डूबेगा। इस सरकार को 2 टर्म मिलने नहीं चाहिए थे, दूसरी टर्म मिली, वो बिल्कुल विपक्ष की अपनी कमजोरी और इस सरकार के पिछले चोर दरवाजे की नीतियों के कारण मिली है। अभी विधानसभा चुनाव हरियाणा में जब होंगे उससे पहले लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह। सभी पार्टियां इस प्रयास में लगी, नीतीश कुमार विशेष रूप से लग रहे हैं कि विपक्ष की एकता हो जाए। मोदी सरकार अपनी ब्रांडिंग में 9 साल की में लग रही है, स्वाभाविक है, लगना ही है, उनको 9 साल की उपलब्धियां बतानी है। घर घर तक उनकी टीम पहुंच रही है, संगठन है, मजबूत है। विपक्ष क्या कर रहा है? क्या विपक्ष मोदी सरकार का विकल्प देने के लिए आपको गंभीर लग रहा है? क्योंकि जैसा मैं देखता हूँ बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जो तटस्थ भूमिका में हैं, जो गठजोड़ बनने जा रहा है संभावित जो है उससे दूरी बनाए हुए हैं, वो तटस्थ हैं। तो जो दूरी बनाए हुए हैं उन तटस्थ को हटा करके जब देखें तो क्या लग रहा है, मोदी सरकार के विरुद्ध विपक्ष की एकता कितनी कामयाब हो पाएगी और इसकी क्या संभावना देखते हैं आप? अच्छा, मेरी इसमें थोड़ी सी अलग राय है अपने तमाम दोस्तों से और विश्लेषकों से। सारे विश्लेषक इस देश में मान के बैठे हुए हैं कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष की एकता की आवश्यकता है। मैं सबको कहता हूँ, अच्छा मेरे को समझाओ तो क्यों है आवश्यकता। पता नहीं क्यों लोग बैठ के सोचते नहीं इस बात के ऊपर। देखिए, 2 चीज़ें। पहली बात, इस देश की आप इलेक्टोरल ज्योग्राफी देखो, हर राज्य में कोई ना कोई एक पार्टी है जो बीजेपी का विरोध कर रही है, समर्थ रूप से कर रही है, और ज़्यादातर जगहों पे उसे किसी की समर्थन की आवश्यकता नहीं है। 3-4 राज्य हैं जहां विपक्ष छोटा है, बिखरा हुआ है और उसका बीजेपी से मुकाबला है। उन तीनों और चारों राज्यों में विपक्ष का गठबंधन हो चुका है। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, असम, सब जगह हो चुका है। तो कौन से विपक्ष के गठबंधन की आवश्यकता है, मुझे बताइए। तो राजस्थान में किसके गठबंधन की आवश्यकता कांग्रेस है? भाजपा का हमने मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, दिल्ली में किस गठबंधन की ज़रूरत है? बंगाल में क्या ममता बनर्जी को कांग्रेस से गठबंधन की ज़रूरत है बीजेपी का मुकाबला करने के लिए? नहीं है। तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में छत्रप मजबूत है, वहाँ क्षेत्रीय दल मजबूत है। पहली बात तो ये है कि इस देश की चुनावी राजनीति का जो भूगोल है वो कुछ ऐसा है कि विपक्षी दलों के चुनाव पूर्व गठबंधन की कोई अनिवार्यता नहीं है। अनिवार्यता इसकी है कि जो जहां बीजेपी का मुकाबला कर रहा है वो डट के मुकाबला कर ले। राजस्थान में कांग्रेस खड़ी होकर मुकाबला करे, मध्य प्रदेश में जम के मुकाबला करे, बंगाल में टीएमसी जम के मुकाबला करे, इसकी ज़रूरत है। और दूसरा जहां मेरे को लगता है ज़रूरत विपक्ष की और वैसे भी अगर इस देश के सारे विपक्ष के नेता इस बड़े लंबे बड़े से मंच के ऊपर आके एक दूसरे का हाथ पकड़ के घोषणा करेंगे, देश की जनता बहुत उत्साहित नहीं होगी उससे। और फिर अगले दिन मोदी जी आके कहेंगे वो जो इंदिरा गांधी ने कहा था 71वें कि मैं अकेला, मेरे विरुद्ध सारे लोग। इंदिरा गांधी ने 71 का चुनाव कैसे जीता था? मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, ये कहते हैं इंदिरा हटाओ। इतने में चुनाव खत्म हो गया था। मोदी जी भी ऐसा कुछ कहेंगे। अभी वो कह चुके हैं कि 91 गालियाँ मेरे को पड़ी इत्यादि, गिन करके एक बता अलग रहे से हैं। मोदी जी को स्क्रिप्ट मिल जाएगी। ये सब बेकार है। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो विपक्ष की नहीं, प्रतिपक्ष की ज़रूरत है इस देश को। यानी कि जो विपक्षी दल हैं वो एक स्वर में बोलें, चुनाव पूर्व गठबंधन न करें, कुछ बड़े मुद्दों पे एक स्पष्ट पोजीशन लें, अपनी अपनी जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दें, एक साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, देश की जनता के सामने कुछ एक विकल्प रखा जाए कि भाई हम असत्ता में आएंगे तो ये 4 चीज़ें करेंगे ना। सिर्फ मोदी विरोध से आप कुछ नहीं करेंगे। ये जो रोज़ रोज़ मोदी विरोध करते हैं, मेरे जैसे लोगों से भी ये गलती होती है। मोदी, देखिए, छोटी लाइन को मिटाने की आप कोशिश मत कीजिए, आप एक बड़ी लाइन खींचिए। वहाँ पर विपक्ष को ये करने की जरूरत। तो मैं ये बड़ी लाइन पे बात आ रही है। एक आखिरी चीज़ और कह दूं जी। कि जिस एकता की ज़रूरत है वो विपक्षी दलों के गठबंधन की नहीं, दलों और जन आंदोलनों में गठबंधन की ज़रूरत है। क्योंकि इस देश को बचाने के लिए, क्योंकि मैं तो मानता हूँ और मैंने बार बार कहा है, लिखा है कि इस वक्त जो इमरजेंसी के दौरान खतरा था उससे कई गुना बड़ा खतरा इस वक्त है। इस वक्त देश के स्वधर्म को खतरा है और देश की स्वधर्म की रक्षा करने वाले पार्टियों में हैं, उससे ज़्यादा पार्टियों के बाहर हैं।
छोटी पार्टियों में हैं, जन आंदोलन में हैं, उन लोगों की और दलों की आपस में गठबंधन हो सके, ये ऊर्जा का समन्वय हो सके, ये ज़्यादा जरूरी है बजाय इसके कि विपक्षी दलों का गठबंधन हो। कर्नाटका में वही हमने प्रयास किया जो सफल हुआ, और वही प्रयास हम देश भर में करेंगे। एक बात, नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचते हैं, नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ पहुंचते हैं, केदारनाथ पहुंचते हैं, संसद में जाते हैं पूरे हिंदू संतों की टोली के साथ। जो दृश्य आपको दिखता होगा वो तो सर्वधर्म सभा तो एक प्रतीकात्मक है, बाकी जिस तरह का वो संदेश देना चाह रहे हैं वो जाते हैं। महाकाल पे जाते हैं, मतलब मंदिरों का जीर्णोद्धार और नवीनीकरण, वो इसमें जुटते हैं, प्रत्यक्ष भी अप्रत्यक्ष रूप से भी वो दिखाते हैं। उनका ऐसा दिखाना आरएसएस और भाजपा के लिए तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, उनका तो एजेंडा स्पष्ट है, क्लियर कट है। कांग्रेस उस एजेंडे पर आगे बढ़ती है। छत्तीसगढ़ में बजरंगबली और राम की जय जयकार होती है, राजस्थान में बजरंगबली आ गए, हरियाणा के कांग्रेसी नेता जय बजरंगबली कहने लग गए। राजनीति में जो ये धर्म का प्रवेश हो रहा है, योगेंद्र यादव क्या सोचते हैं उस बारे में? सर, जय बजरंगबली करे तो इसमें क्या बुराई है? सारे देश को, सबको, बहुत देश आस्था वाले करते हैं। हमारे इलाके में तो आज भी सुबह मिलते हैं, शाम को मिलते हैं, राम राम ही करते हैं। अब बच्चों का थोड़ा अलग नमस्ते का हो गया, बाकी हमने तो बचपन में राम राम ही सीखी है। उस सब में कोई, वो तो नहीं, स्वाभाविक मोदी की है। तरह राहुल गांधी भी जो- साष्टांग दंडवत करते हैं, महाकाल पहुंचते हैं, मतलब उसी राह पर थोड़ा सा लगता नहीं ना जो? सर, जी ये जी। सब बहुत ये स्वाभाविक इस देश का परंपरा है। मैं कोई उस लिहाज से आस्तिक नहीं हूँ। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जाता हूँ। मंदिर के सामने से गुजरता हूँ, 4 लोग नमस्ते करते हैं, मैं भी सर झुकाता हूँ। गुरुद्वारे के सामने से गुजरता हूँ, सर झुका देता हूँ। ये सब सामान्य चीज़ें हैं, ये इस देश का एक सामान्य कायदा है। दिक्कत वहाँ शुरू होती है जब आप एक सरकारी, औपचारिक, संवैधानिक समारोह में किसी एक धर्म विशेष का प्रयोग मेरा करने यही वहाँ जानना दिक्कत चाह रहा हूँ मैं। हाँ, कल को देश के प्रधानमंत्री कोई बने, XYZ कोई बने, और वो कहे कि सिर्फ अमृतसर से स्वर्ण मंदिर से आएंगे ज्ञानी जी, वो पाठ करेंगे, और वो इस देश में प्रधानमंत्री के पद का इनॉग्रेशन होगा, ये चीज़ अच्छी लगेगी क्या? कोई दूसरा XYZ बन जाता है, वो कहता है कि फला मौलवी जी आएंगे, और इस देश में मंत्रिमंडल जब शपथ लेगा तो मौलवी सबको कुरान उसकी आयत पढ़ के सुनाएंगे। ये क्या ठीक है क्या? ये ठीक नहीं है। ये देश वो नहीं है। ये देश हिंदू पाकिस्तान नहीं है। ये बात लोगों को समझ नहीं आती है। वैसे पाकिस्तान को गाली दिन रात देते रहते हैं, क्योंकि पड़ोसी है, झगड़ना है। अरे, पाकिस्तान एक देश का नाम है और पाकिस्तान एक विचार का नाम है। पाकिस्तान नामक जो विचार है वो बहुत खतरनाक विचार है। वो विचार है कि एक धर्म विशेष के लोग किसी एक स्थान विशेष में अपना बोलबाला बना के रखेंगे। भारत इस विचार का खंडन करने वाले विचार का नाम है। भारत उस विचार का नाम है जो कहता है पूरी दुनिया में जहाँ से लोग हैं, जिसको इस मिट्टी से प्यार है, वो आए, रहे, सबका स्वागत। एक यात्रा चलती है कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाती है, कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, योगेंद्र यादव सहयात्री बनते हैं। लोगों में जिज्ञासा है, ये राजनीतिक पार्टी इनकी अपनी है, स्वराज इंडिया है, स्वराज अभियान है, उसकी गतिविधियों में शामिल है, एक किसान नेता है। वही किसान नेता राहुल गांधी के साथ हमसफ़र बनता है, उसके पीछे की वजह क्या है? योगेंद्र यादव को क्या ज़रूरत पड़ गई थी इस यात्रा को समर्थन देने की, सपोर्ट करने की? क्या उनको भविष्य में कांग्रेसी होना है? लोग पता नहीं क्यों इसके पीछे पड़ते नहीं हैं। ये कोई छुपा हुआ व्यक्तिगत निर्णय नहीं है। ऐसा नहीं कि योगेंद्र यादव एक दिन उठा और कहा चलो राहुल गांधी के साथ चल दो। स्वराज इंडिया जो मेरा राजनीतिक दल है, जिसका अब मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, पहले था शुरू में, उसने बाकायदा 6 महीने के मंथन के बाद लिखित प्रस्ताव पारित किया कि आज इस देश में जितना बड़ा संकट है वो देखते हुए हम चुनाव खुद 24 तक नहीं लड़ेंगे। इस वक्त देश बचाना जरूरी है। पार्टी को बचाना, अपने दल का विस्तार करना छोटी चीज़ है। देश बड़ा है, दल छोटा है। ये बात हमने रख के अपना प्रस्ताव पहले पारित किया। भारत जोड़ो अभियान की बात तो, भारत जोड़ो यात्रा वगैरह तो बाद में आई। जब भारत जोड़ो यात्रा का प्रस्ताव आया तो मैंने अकेले नहीं, देश के 150 हमारे जैसे संगठनों की खुल के बैठक हुई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। उस बैठक में राहुल गांधी को बुलाया गया,
1.5 घंटा राहुल गांधी से सवाल जवाब हुए, बहुत तीखे सवाल जवाब हुए। तुम्हारी पार्टी ने पहले ये किया था, वो किया था, तुम पे कैसे भरोसा करें, पार्टी पे कैसे भरोसा करें, इत्यादि इत्यादि, हर तरह के खुले। उसके बाद देश के 150 संगठनों ने 22 अगस्त को फैसला किया कि आज देश का संकट देखते हुए हम इस यात्रा का समर्थन करेंगे, पार्टी का नहीं। और कल कोई दूसरी पार्टी भी अगर देश बचाने का ऐसा कोई बड़ा काम करेगी तो उसका भी समर्थन करेंगे। क्योंकि जब घर में आग लगी होती है उस वक्त आप ये नहीं कहते कि भाई जो बाल्टी पानी ला रहा है, बाल्टी का रंग लाल है, पीला है, नीला है, आप कहते हो भाई बाल्टी लेके आए हो, चल तू मेरा भाई है। आप ये भी नहीं पूछते कि जो बाल्टी लाया है उसके साथ पिछले 6 महीने से मेरी बोलचाल थी कि नहीं थी। जिससे बोलचाल नहीं भी हो वो अच्छा सिर्फ चलो, पानी ले आता है बाल्टी कर तो लेता ले है। आए, वो आग क्या है जो बार बार हम संकट की बात कर रहे हैं? राष्ट्र के सामने संकट, देश के सामने संकट, लोकतंत्र के सामने संकट। अगर हम चुन चुन करके 2-4 विषयों पर बात करें तो योगेंद्र यादव ऐसे कौन से संकट देख रहे हैं जो इस समय खड़े हुए हैं हमारे सामने? ये तो भारत के स्वधर्म के 3 सबसे बड़े स्तंभ हैं और तीनों पे हमला है। भारत का स्वधर्म, अभी आप संविधान भूल जाइए, 5000 साल से ये देश 3 धारणाओं पे टिका है। करुणा, मैत्री, शील, 3 धर्म है। जिसे आज हम समाजवाद कहते हैं, अंतिम व्यक्ति का भला, वेलफेयर, ये करुणा है। जिसे हम सेकुलरिज्म कहते हैं, पंथ निरपेक्षता, सब व्यक्तियों का बराबर, वो मैत्री है। और जिसे आज हम लोकतंत्र कहते हैं वो शील है। ये सब कोई पश्चिम से आई हुई धारणाएं नहीं, इस देश की धारणाएं हैं। आज इन तीनों पर एक साथ हमला है और सबसे खतरनाक हमला है। हमला पहले भी हुआ था, इमरजेंसी में लोकतंत्र पे हमला हुआ, 1984 में जो दिल्ली में हुआ, कानपुर में हुआ, वो मैत्री पे हमला था। लेकिन तीनों पर हमला हो, एक साथ हो और वो देश की सर्वसत्ता द्वारा नियोजित हो, ये पहली बार हो रहा है। तो आज जो हमला है किसी समुदाय विशेष पे नहीं है, किसी पार्टी विशेष पे नहीं है, ये भारत के स्वधर्म यहाँ पे हिंदू मुसलमान वाला जी मजहब जी नहीं। जी जी जी। भारत का जो मूल अंतःकरण है, जो स्वधर्म है, आज उस पे हमला हो रहा है। और इसलिए जो इस देश को प्यार करता है उसे आज खड़े होके उसका विरोध करना उसका पहला धर्म है, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। तो इसलिए मेरे जैसे लोग आज कहते हैं संवैधानिक संस्थाओं को बचाना है। संवैधानिक संस्था, देखिए हमला सिर्फ संविधान पे नहीं है, संविधान छोटी चीज़ है, मैं तो कहता हूँ। ये सिर्फ लोकतंत्र पे नहीं है, ये हमारी सभ्यता की जो मूल विरासत है जी उस पे हमले। देखिए हमारा जो आज़ादी का आंदोलन था उसकी बड़ी बात क्या थी? उसकी बड़ी बात ये थी कि 5000 साल से इस देश की जो विरासत संस्कृति थी, इस देश की संस्कृति को आधुनिक संदर्भ में पुनः परिभाषित किया इस संविधान, इस आज़ादी के आंदोलन ने। और संविधान की खूबसूरती ये है कि उसने उसको एक इबारत दे दी, उसने प्रस्तावना में लिख दिया। ये संविधान को जो चीज़ पवित्र बनाती है, केवल ये नहीं कि वो संविधान है, संविधान हर देश में होता है, हर जरूरी नहीं कि बहुत पवित्र हो। हमारे देश का संविधान इसलिए पवित्र है कि वो 5000 साल की अवधारणाओं को एक सुंदर स्वरूप देता है और आज उस पे हमला हो रहा है। इसलिए एक भारतीय के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे इस देश पे, इस देश की संस्कृति, इस देश की विरासत पर गर्व है, उस व्यक्ति के रूप में मुझे लगता है कि आज मुझे ये जो झूठ और नफरत का साम्राज्य चल रहा है उसका विरोध करना मेरा पहला धर्म है। और मोहब्बत की दुकान का समर्थन करना। हाँ, अगर कोई मैंने तो इनकी जम के आलोचना भी की थी कांग्रेस वालों की जी। अगर आज वो करना चाहते हैं वो काम जो ना करने के लिए आलोचना मैंने क्यों की थी इनकी, इसलिए की थी कि भाई इतने बड़े चुनाव में 2019 में तुम बीजेपी का खिलाफ खड़े होकर लड़ नहीं सकते, जैसे हमारे कहते हैं फिटे मुंह, वो कहा था मैंने। और अगर आज लड़ने का मादा दिखा रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है जाके उनके साथ खड़ा रहूं। आपने शायद एक दिन पहले कहा था राहुल गांधी के प्रति मेरी धारणा बदल रही है, राहुल भी बदल रहे हैं अभी। जी, मैंने आपको शायद बात हुई थी अपनी, हाँ शायद एक बार तो मैंने बताया था। देखिए मैं राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से कोई 15 साल से, कोई 2007-8 से जानता हूँ, 15 साल से जानता हूँ। जैसे आपसे बात कर रहा हूँ उस तरह से उनसे कोई 20 बार तब भी मैंने मुलाकात की होगी। सीधा आदमी है, ईमानदार आदमी है, ये मेरी पहले से धारणा थी। और जब मैंने कांग्रेस के विरुद्ध सबसे बड़ा हमला किया था उसमें भी मैंने लिखा था कि राहुल जितना सिंसियर पॉलिटिशियन मैंने कोई नहीं देखा। आदमी सीधा है, 2 नंबर की बात नहीं करता, जलेबी की तरह घुमा फिरा के नहीं बोलता
और ये नहीं कि आज बोला ये और कल सुबह क्या मैं तो पहचानता नहीं कौन आ गए, ये सब नहीं। सीधा आदमी है और नौटंकीबाजी बिल्कुल नहीं करता। ये तो मैंने पहले दिन से देखा था। और मैंने तब भी कहा था कि ये जो पप्पू अप्पू करते हैं, आदमी बहुत इंटेलिजेंट है। जो उसके पास नहीं था और अभी भी कम है, वो है आम जनता को कम्युनिकेट करने की जो कला होती है। भाई मैं ईमानदार हूँ पर मैं अपने घर में हूँ, बाहर बैठी हुई दुनिया सोच रही है ढोंगी है, पाखंडी है, अहंकारी है, तो मैं अपनी ईमानदारी दूसरे तक कैसे पहुँचाऊँ, इसकी एक कला होती है जो कई बार बेईमानों में भी होती है। तो कोई बेईमान है, अपने आप को जनता के सामने ईमानदार साबित कर रहा है, कोई ईमानदार है वो अपनी अपनी ईमानदारी पहुंचा नहीं रहा। तो ये दो गुण राहुल में हमेशा थे, सिंसियर है और और रीजनेबली इंटेलिजेंट है। देश के जो मुख्य जो मेरे लिए आपने अपने नाम रखा है ना, NJP जस्टिस और पैरिटी, जी। समता और न्याय, इन दोनों मूल्यों के प्रति राहुल गांधी की जो समर्पण है बिल्कुल मन से है, दिखावे से नहीं है। वो आदमी सचमुच नौटंकी नहीं कर सकता, ये बात विश्वास है। बाकी के मैं झल्ला भी जाता हूँ कई चीज़ों से, नौटंकी नहीं करता। कोई इसको सुझाव दे ना, भाई ये मेरे बस की बात ना, ये मैं ना करूँगा, तो मेरा तो जो यात्रा के दौरान मैंने बदलाव देखा, वो दो तीन चीज़ मैंने एडिशनल देखी जो मैंने पहले नहीं देखी थी। एक तो ये कि हाँ, ये आदमी टिक के कुछ काम कर सकता है। 4 महीने तक, 4 नहीं 5 सवा 5 महीने तक टिक के चलना, और ये कि यात्रा पद यात्रा होगी, ये राहुल गांधी की व्यक्तिगत जिद थी। सब लोगों ने शुरू में कहा कि अच्छा ये तो ट्रेन से कर लेंगे, ये इस्साम बस से कर लेंगे, तो राहुल ने कहा कि ना, अगर यात्रा करनी है पैदल करेंगे और खुद मैं चलूँगा। तो एक तो उसने वो दिखाया, दूसरा उसने एक टेम्परामेंट दिखाया कि हाँ, रोज़ इतने लोग, मतलब हम ही झल्ला जाते हैं, रोज़ इतने लोग टूटे पड़ रहे हैं, हाथ मिलाना, फ़ोटो, कोई गले मिल रहा है, कुछ कर रहा है। मैंने राहुल को एक बार भी झल्लाते हुए नहीं देखा। धैर्य के साथ जो हर एक के साथ धैर्य, जो सार्वजनिक जीवन के लिए जरूरी है। तो धैर्य है, टिकने की क्षमता है इस दिल के धूल धक्कड़ में, और एक गरीब व्यक्ति, साधारण व्यक्ति के लिए मन से प्यार है जो, लेकिन अब जनता को कैसे पता लगे? जनता को पता तब लगे जब आपके पास कम्युनिकेशन की कला हो। तब वो आई है कला कम्युनिकेशन पहले से बेहतर है, पहले से ज़्यादा धीरज के साथ बात रख रहे हैं, पहले से ज़्यादा सही तरीके से लिख रहे हैं। लेकिन देखिए, कोई आदमी जो सड़क पे बड़ा हुआ हो हमारे आपकी तरह, और कोई आदमी जो एसपीजी के प्रोटेक्शन में बड़ा हुआ हो, उसकी ज़िंदगी बहुत अलग अलग होती है, फर्क मिलेगा। तो ये मानना कि जब आप एसपीजी के प्रोटेक्शन में हैं, आम लोगों से दिन रात मिल ही नहीं रहे हैं, और बड़े होने के बाद आप शुरू कर रहे हैं, तो उसमें और हमारी तरह जो सड़क गली में बड़े हुए हैं, उनमें अंतर तो रहेगा कम्युनिकेशन के अंदर। उस लिहाज से मोदी जी कम्युनिकेशन के मामले में आज भी मीलों आगे हैं। मोदी जी झूठ को सच बना सकते हैं, रातों रात ऐसा पेश कर सकते हैं कि मतलब आपका कोई आपका पजामा उतार के ले गया और आपको मोदी जी कन्विंस कर सकते हैं कि इससे बेहतर चीज़ तुम्हारे साथ ज़िंदगी में हो ही नहीं सकती थी। अरे तुम तो इतने मतलब सौभाग्यशाली हो, गर्व करो। ये सब मोदी जी कर सकते हैं, समझा सकते हैं, वो सब समझा सकते हैं। चलिए किसान की बात करते हैं और फिर समापन की ओर बढ़ते हैं। किसान संगठनों को आपने, देश के शायद 100 से अधिक किसान संगठन थे, तब तो 250 थे साहब। हाँ, इनको आपने एकत्रित किया। उसके बाद में उन किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर के आपने थोड़ी आवाज़ उठाई, फिर किसान संगठित हुए, किसान आंदोलन हुआ, 3 कृषि कानून आए, तीनों कृषि कानून वापस हुए। अभी आप भारतीय राजनीति में किसानों को कहाँ खड़ा पाते हैं? राजनीतिक दलों के केंद्र में किसान आए या नहीं? और आपका एमएसपी का जो इशू है, उस पर आपकी क्या उम्मीद टिकी हुई है, वो मुझे बता दीजिए। भाई साहब, जैसा आप जानते हैं, किसानों का इशू मैंने तो कोई आज से ना उठाया। 2015 से जब मैं आम आदमी पार्टी में था, तब भी मेरा पहला बड़ा आंदोलन हरियाणा में यही था कि तब मोदी जी ला रहे थे वो भूमि अधिग्रहण का कानून, और 2015 में मैंने जाके इन एमपीओं को नमक की थैली भेंट करो वाला आंदोलन शुरू किया था कि आप ये क्या नमक हरामी कर रहे हो किसानों के साथ। और 2017 में जब मंदसौर में गोलीकांड हुआ, उसके बाद तो मैंने कहा कि मैं तो पूर्णकालिक ये काम करूँगा, पूरा किसानों पे फोकस करके मैं तब से चल रहा था। और तब हमारे साथी कहते थे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, किसानों का सवाल उठाने से पत्थर पे हल चलवा रहे हो आप तो। और मैं कहता भाई कुछ ना निकले, मेरे को कुछ ना मिले, लेकिन ये सवाल है जो उठाना चाहिए, और इसलिए उठाऊंगा क्योंकि उठाना चाहिए।
फिर अचानक होता है राजनीति में कि आप करते रहते हो कुछ नहीं होता और एक दिन अचानक दीवार ढह जाती है। तो 2020 में वो हो गया, अचानक सब कुछ बदला। आज इस आंदोलन की उपलब्धि सिर्फ ये नहीं है कि 3 कानून हट गए, उसे मैं सबसे छोटी उपलब्धि मानता हूँ। बड़ी उपलब्धि ये है कि इस देश में किसान का नाम लेना शुरू हुआ। किसान के बच्चे को आत्मविश्वास हुआ कि हाँ पिताजी क्या करते हैं, किसान खेती किसानी करते हैं। पहले यूं सर उठा के झुका के करता था, ना जी वो तो उसका चाचा पुलिस में कांस्टेबल है ये वो बोला करते थे, पिताजी खेती करते हैं नहीं बोलते थे। आत्मविश्वास आया और किसान की कुछ मांगें देश में उठी। अब ज़रूरत है इस पे आगे बढ़ने की। किसान के सारे मुद्दे एक आंदोलन से हल नहीं होंगे, लड़ना पड़ेगा किसान को तो हर चीज़ के लिए। इस देश में किसान को जल्दी से न्याय नहीं मिलता, जो मर्जी पार्टी हो। तो उसके लिए आंदोलन की ज़रूरत है। और एमएसपी का जो सवाल है, किसान को लीगल गारंटी के रूप में वो मिले जो कि उसका अधिकार है, यानी कि न्यूनतम समर्थन। लेकिन मुझे याद है राहुल गांधी से रास्ते में बात हुई थी एमएसपी को लेकर के। राहुल मेरे ख्याल से अभी स्पष्ट नहीं थे, वो कह रहे थे कि पार्टी लाइन पे बात करेंगे, कि अस्पष्ट हैं? आपको ज़्यादा पता होगा इस बारे में। कांग्रेस ने ये जो इनका रायपुर में हुआ था जब अधिवेशन, तो कांग्रेस ने बाकायदा ऑफिशियली उसके प्रस्ताव में लिखा है कि कांग्रेस किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी देने के लिए प्रतिबद्ध है। वो तो हो गया, कांग्रेस क्लियर हो गया, ऑफिशियल घोषणा कर दी है। कांग्रेस की अपनी बात है, मैं बस कहता हूँ बस अभी एक सिर्फ एक किसानों का। और हमारे इलाके में देखिए, हमारे इलाके का किसान, बाजरे का किसान, जिसके लिए दरअसल सबसे पहले हमने आंदोलन किया था। आपने उस समय जब फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाए थे, उम्मीद के अनुरूप तो नहीं थे, आपने बाजरे के समर्थन मूल्य की तारीफ की थी। आपने कहा था कि मैं मोदी जी का जो बाजरे का कदम है इसकी तारीफ करता हूँ, बाकी तो नाम मात्र के हैं। और लेकिन बाद में बाजरा का जो समर्थन मूल्य पे खरीदे जाने वाली बातें थी, उस इश्यू को लेकर भी आंदोलन किया था कि घोषणा तो कर दी आपने, अच्छी घोषणा की, हम तारीफ करते हैं, अब इसको दिलवाओ। और हमने इस पे आंदोलन किया, 52 दिन यहाँ पे धरना दिया और तमाम तरह से दबाव बनाया, जिसके कारण यहाँ बाजरे की खरीद हुई है। अब वो दिक्कत वही होती है कि आंदोलन हम करते हैं, सरकार मजबूर होती है, क्रेडिट सरकार को मिलता है, चलो अच्छा है सरकार को मिल ही जाए। लेकिन एमएसपी का सवाल बहुत बड़ा है और एमएसपी के सवाल पे इस देश के पूरे किसानों को संघर्ष करना होगा। 24 के चुनाव का मैं तो चाहता हूँ सबसे बड़े जो मुद्दे बने उनमें से एक एमएसपी का मुद्दा बनता है तो देश का किसान आगे बढ़ेगा। और हम ये जानना चाहते हैं अपने अंतिम सवाल में कि योगेंद्र यादव को हरियाणा में कहाँ से चुनाव लड़ता देखेंगे, या चुनाव रहित राजनीति रहेगी आपकी? भाई साहब, आपके चैनल पे हूँ, आपका इस यहाँ पे पहला इंटरव्यू हो रहा है। पहले इंटरव्यू के अंदर मैं आपको आराम से यहाँ बैठ के घोषणा कर सकता हूँ, मुझे 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना है। और उसका सिंपल कारण है, मेरे को एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है। मेरी जिम्मेवारी ये है कि देश के जन आंदोलनों की जो ऊर्जा है और जो पार्टियों की ऊर्जा है, दोनों का समन्वय करके देश को बचाना है। घर में आग लगी है, जो इस वक्त बैठ के ये सोच रहा है कि इस आग के अंदर मेरे को क्या मिल जाएगा, मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, वो देश प्रेमी नहीं है। इस वक्त केवल एक काम हो, देश बचाना है, और मैं उसमें जुड़ा हूँ और उसमें मेरा चुनाव लड़ना उसके रास्ते में बाधा बनेगी। इस वक्त सिर्फ पानी डालना है, करना है, वो करूँगा। अगर मैं एक चुनाव लड़ता हूँ तो पूरे देश में, कल मैं आज इस इंटरव्यू के बाद भोपाल जा रहा हूँ, मध्य प्रदेश जा रहा हूँ, फिर तमिलनाडु जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से आया हूँ, उत्तराखंड से आया हूँ, सारा काम रुक जाएगा, कर्नाटका जा रहा हूँ। वो अभी मेरे लिए वो काम करना बहुत महत्वपूर्ण है, अपने इलाके की सेवा करने का जब जैसा मौका मिलेगा। ये जीवन का एक ध्येय है, मरने से पहले इस इलाके के लिए कुछ कर पाऊँ, ऐसी इच्छा है, विश्वास है। वो जहाँ जैसा मौका होगा तब करूँगा। योगेंद्र यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की और हम आपका धन्यवाद करते हैं फिर से।